नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जन सेवा शिविर का आयोजन, जन जन के द्वार पहुंची सरकार। 2366 लोगों को मिला लाभ। 257 शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण। जल संरक्षण पर सरकार का फोकस, मुख्य सचिव ने की स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी की बैठक। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बनेगी नीतियां, नदियों के पुनर्जीवन का प्लान। दो 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सक्रिय, बीजेपी पर साधा निशाना। प्रेस वार्ता कर दीपक भट्ट ने गिनाई क्षेत्र की समस्याएं, कांग्रेस का सल्ट सीट पर फोकस। मानसून से पहले सुरक्षा की तैयारी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंच का किया निरीक्षण। सुरक्षा दीवार का होगा निर्माण, सड़क कटाव रोकने के निर्देश। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार। 10 जिलों में स्कूलों में आज छुट्टी। 107 सड़कें बंद। देहरादून, नैनीताल समेत उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखाएंगे, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर 217 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या को 432 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चों को अन्नप्राशन करवाते हुए सीएम। दो 217 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या को आज विकास की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चों को अन्नप्राशन करवाते हुए सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां 217 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम आज अयोध्या को 432 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। उन्होंने भू जल रिचार्ज पर विशेष ध्यान देते हुए वर्षा जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पौराणिक धारे, नौलों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के प्रस्ताव शीघ्र भेजने, नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारा की 86 परियोजना विभिन्न जनपदों में संचालित हैं, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, टेहरी की 16 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा, सुशासन, समर्पण और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत गुरुवार को उत्तराखंड में बहुउद्देशीय
जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, स्वरोजगार, समाज कल्याण, महिला बाल विकास, आयुष, शिक्षा, राजस्व और पेयजल विभागों ने स्टॉल लगाकर के योजनाओं की जानकारी दी। नागरिकों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, प्रमाण पत्र, पेंशन, अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। प्रदेश भर में 2366 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। 389 शिकायतों व आवेदनों में से 257 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन चंपावत के सहयोग से टनकपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग के राजेंद्र सिंह कठायत, उपायुक्त कुमाऊं मंडल के नेतृत्व में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें FSSAI के महत्वपूर्ण ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर में टनकपुर एवं बनवसा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आहार से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से पीपीटी के माध्यम से जागरूक कर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों से सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक खान पान की आदतें विकसित करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सदस्य रीता और सदस्य दिनेश कुमार असवाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ज्योतिर्मठ पुनर्वास एवं पुनः निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए सभी परियोजना समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरी करने का निर्देश दिया। एनडीएमए ने कहा कि पुनर्वास कार्यक्रम से स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा प्रभावित परिवारों को मुआवजा और आजीविका सहायता समय पर उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही भूधसाव की वैज्ञानिक निगरानी के लिए आधुनिक मॉनिटरिंग उपकरण स्थापित करने और जोखिम आकलन नियमित रूप से करने पर भी जोर दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गोकशी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर हरिद्वार में गोकशी क्यों अधिक हो रही है, जब पुलिस को पहले से सूचना होती है तब भी आरोपी मौके से कैसे फरार हो जाते हैं। हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित खेलपुर गांव में कथित गोमांस तस्करी के मामले में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता उस्मान ने दायर अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने आरोपी उस्मान को अग्रिम जमानत देते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बरसात के मद्देनजर गढ़ी कैंट देहरादून स्थित घट्टी गोला क्षेत्र के संपर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि मानसून के समय क्षेत्रवासियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसाती नदी की ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण तत्काल शुरू तथा वर्षा से सड़क के कटाव को रोकने के लिए प्रोटेक्शन नेट और ब्रेस्ड वॉल का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने प्रेस वार्ता के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सल्ट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि सल्ट विधानसभा एक दूरस्थ क्षेत्र है जिसका विस्तार मोहान से नकचूला खाल तक है। दीपक भट्ट ने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सल्ट और सियालदह क्षेत्र अपेक्षित विकास से वंचित रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते वर्षों में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि सल्ट और सियालदह विकासखंड की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं और लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सल्ट विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए थे। दीपक भट्ट ने विश्वास जताया कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर सल्ट विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित जनहित से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। लगातार पिछले समय से जो हमारे जनप्रतिनिधि उसमें रहे हैं कि 20 वर्षों से तो एक ही परिवार जो है वहाँ पर शासन कर रहा है, लेकिन हमारे सियालदह विकासखंड में एक भी सड़क आप अगर देखेंगे
तो वो जो है कि आवागमन के लायक नहीं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की हों, चाहे पीएमजीएसवाई की कटी हुई सड़कें हों, आधी सड़कें अपने स्थान पर हैं और आधी सड़कें पीएमजीएसवाई की। शायद उनका अभी डीएलपी पीरियड भी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो जो है बह चुकी हैं, तलवट उनके टूट चुके हैं। चाहे गोलना तामाटोन सड़क को ले लीजिए, चाहे जोरासी जयखान जो सड़क है उसकी स्थिति देख लीजिए, और अन्य भी जितनी भी सड़कें क्षेत्र में कटी हुई हैं। इसलिए ग्रामीणों की समस्याओं को हम लोग जो है कि समय समय पर उठाते रहते हैं, और निश्चित ही अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करेगी तो चुनाव जो है लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा जनता के आशीर्वाद से। मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। खटीमा से कांग्रेस विधायक भवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी का मामला बेहद गंभीर है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही इन मामलों की जानकारी रखती थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब जब अपराधियों को किसी भी प्रकार का अपराध हो, अपराधियों का संरक्षण देने का काम सरकार करती है तो वो अपराध तेजी से बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब राम मंदिर के चंदे के नाम पर घोटाला हो रहा था, जब राम मंदिर की जमीन को खरीदने में घोटाला हो रहा था, तो अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और राम मंदिर में 40 दिन में 70 बार चोरी हो जाती है, इसके सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन घोटाला जो था, जमीन खरीदने में 2 दिन बाद जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी, 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, अगर उसी दिन सख्ती से कार्रवाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति वीकेटीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नोटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि गहराई से जांच की जाए तो इसमें और लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। गोदियाल ने सरकार से मांग की है कि विपक्ष के विधायकों को शामिल कर एसआईटी का गठन किया जाए ताकि चढ़ावे से जुड़े मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। देखिए, बहुत से सवाल अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नीयत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में पाया गया, तो ये निश्चित है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जवाबदेह हैं इसके लिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष को पहले तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें हटाना चाहिए, और सरकार को सर्वदलीय बैठक बिठाकर एक सर्वदलीय जांच समिति बनानी चाहिए। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर वीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे, तो उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं, और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीज़ों का पर्दाफाश हो गया, और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा, ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को अगर पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली के अंतर्गत बड़ी अंजनिया गांव में भूमि विवाद के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो कार बरामद की। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 5 जुलाई को चंद्र
बदन जोशी ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और एक आरोपी ने तमंचे से फायर कर जान से मारने की कोशिश की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई पुलिस टीमों का गठन हुआ। पुलिस ने करीब 200 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर खास की सूचना पर देवाहा पुल के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये शिकायत संबंधित चौकी में दर्ज की गई कि उनके जो भूमि है, इस भूमि पर कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के आए, मौके पर लोगों से गाली गलौज करी और एक व्यक्ति के द्वारा गाड़ी से बाहर निकल कर जो है तमंचे से फायर किया गया। उक्त मामले की संजीदगी को देखते हुए तुरंत त्वरित टीम का गठन किया गया और उन लोगों की तलाश जारी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ क्षेत्रों में और उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में दबिश देकर के तीन जो अपराधी थे, अपराधी गिरफ्तारी की गई। साथ ही उस तमंचे को मय अपराधी गिरफ्त में ले लिया गया, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर आज से एक बार फिर श्रद्धालु के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। मुख्य टीले के सुरक्षा कार्य मानसून के कारण फिलहाल रोक दिए गए हैं और जिसके बाद प्रशासन ने मंदिर के कपाट खोलने की अनुमति दे दी है। अब देश भर से आने वाले श्रद्धालु मां गर्जिया के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल मंदिर के मुख्य टीले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना था और इसी वजह से मंदिर को पहले 10 मार्च से 30 अप्रैल तक पूर्ण रूप से बंद रखा गया था। बाद में सुरक्षा कार्य पूरा न होने के कारण इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया और इस दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी ताकि मंदिर परिसर और मुख्य टीले पर सुरक्षित ढंग से कार्य किया जा सके। हालांकि अब मानसून के आगमन और लगातार हो रही बारिश के चलते सुरक्षा कार्य आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने उप जिलाधिकारी रामनगर को पत्र भेजकर बताया कि वर्तमान मौसम में निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य कराना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मंदिर को फिर से खोलने की अनुमति दे दी। उत्तराखंड में एक बार फिर से विकास बनाम पर्यावरण की बहस तेज हो गई है। देहरादून जिले में भानियावाला से ऋषिकेश तक हाईवे चौड़ाईकरण की बड़ी योजना सामने आई है और इस परियोजना के तहत सड़क को 4 और 6 लाइन में बदला जाएगा, लेकिन इस विकास की कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 3000 पेड़ों को काटा जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय जनता में नाराजगी है। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों पेड़ों के कटान से पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है और जितने पेड़ काटे जाएंगे उनसे दुगने पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, डेवलपमेंट विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की मांग है और जितना वनों के साथ हम लोग दोस्ताना अपना व्यवहार करते हैं तो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष रूप से वृक्षारोपण पर विशेष रूप से हर वर्ष ध्यान दिया जाता है। ये आप पिछले कई वर्षों से हम सब लोग देख रहे हैं और विकसित उत्तराखंड विकसित भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में बहुत सोच समझकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरी योजनाएं पूरी हुई हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है और प्रथम राज्य होने के नाते सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ व्यवस्थाओं को बाधित ना होने देना और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से विकसित करना ये प्राथमिकता है और प्राथमिकता के आधार पर ही सरकार और युवा मुख्यमंत्री निरंतर कार्य कर रहे हैं। नैनीताल में बरसात से न्यू पवेलियन होटल के पास मकान में विशालकाय पेड़ गिरने से 3 लोग घायल। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा। नैनीताल में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। देर से नगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे नगर के मल्लीताल स्थित न्यू पवेलियन होटल के समीप रात्रि में अचानक से विशालकाय पेड़ एक मकान के ऊपर गिर गया। पेड़ गिरने से मकान में मौजूद 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। संयुक्त रूप से राहत बचाव अभियान शुरू किया।
हाई कोर्ट के बगल में जो पेविलियन होटल है उसके पीछे एक पेड़ गिरने की सूचना थी मकान पे। हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, यहाँ पहुंचा गया। हमारे साथ फायर भी थी, सिविल पुलिस थी, बाकी लोकल थे। और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे द्वारा सर्च किया गया, जो उसमें पहले लगभग 15 लोगों का परिवार बताया जा रहा है जो उसमें निवासरत थे। उसमें से कई लोग जो निकल चुके थे, बाकी जब हम पहुँचे तो 3 लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष थे। और जिसमें महिला और पुरुष को हमने सकुशल निकाल दिया था, जो सामान्य घायल थे। और एक जो घायल थे जिनके पैर में चोट लगी थी, उनको स्ट्रेचर के माध्यम से एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। रुड़की में देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर के कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जबकि कई कॉलोनियां और गलियों में पानी घरों तक पहुंच गया। हालात का जायजा लेने के लिए रुड़की महापौर अनीता देवी अग्रवाल खुद जल भराव वाले इलाकों में पहुंची। रामपुर चुंगी क्षेत्र में सड़क पर इतना पानी भरा था कि महापौर को ट्रैक्टर पर बैठाकर निरीक्षण कराना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण रुड़की के रामपुर चुंगी समेत कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। मानसून के दौरान देहरादून में जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है और इसे देखते हुए नगर निगम ने शहर के जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि जलभराव रोकने के लिए नालियों का निर्माण, सफाई और नदी नालों की मशीनों से नियमित सफाई करवाई जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों में कचरा न डालें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जल भराव की स्थिति शहर के अंदर पैदा ना हो, इसके लिए हमने जहाँ पे नालियों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, वहाँ पे नालियों का निर्माण हमने शुरू करवा दिया है। इसके अलावा नालियों को साफ करवाने का कार्य हमारा जो है वो भी निरंतर जारी है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको साफ करने के लिए हमने बड़ी जेसीबी मशीनों के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से उसमें जो गाद है, कचरा है, कूड़ा है और ये सबको वहाँ से हटाने का काम हमारा जारी है, जिससे कि नदियों का तल गहरा हो सके, जो पानी है वो निर्बाध रूप से बह सके। उत्तराखंड में रेड अलर्ट और लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सशस्त्र धारा, कारलीगढ़ और सपेरा बस्ती का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से संवाद कर अधिकारियों को राहत सुरक्षा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सशस्त्र धारा सरोना मोटर मार्ग 4 स्थानों पर मलबा आ जाने की वजह से बंद मिला। डीएम ने दोनों ओर से जेसीबी लगाकर मार्ग तत्काल खोलने, स्थायी ट्रीटमेंट के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कारलीगढ़ में नदी पार रहने वाले परिवारों के लिए पर्याप्त राशन, पेयजल और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने, उनके संपर्क नंबर जिला कंट्रोल रूम में दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए। वहीं सपेरा बस्ती में सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र पूरा करने, असुरक्षित मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और प्रभावी अलर्ट सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। नैनीताल से खबर है, जहां रात्रि में एसडीआरएफ पोस्ट नैनीताल को जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से सूचना मिली कि हाईकोर्ट के समीप न्यू पवेलियन होटल के पास अचानक एक विशालकाय पेड़ गिर गया है, जिससे कुछ लोगों के उसके नीचे दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ ने पुलिस और फायर सर्विस के साथ संयुक्त रूप से त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने पेड़ को हटाकर सुरक्षित जगह पर किया और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। देहरादून के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज जनपद चंपावत में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश, गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है। जनपद अंतर्गत हो रही बारिश को देखते हुए छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी द्वारा आज जनपद चंपावत अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त राजकीय परिषदीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने के आदेश पारित किए। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के दृष्टिगत शुक्रवार को जनपद चंपावत अंतर्गत समस्त राजकीय परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कार्यालय स्टाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शिक्षकगण ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे।
उत्तराखंड तरवतर थमी जीवन की रफ्तार। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने खड़ी की चुनौतियां। चारधाम समेत 100 से अधिक मार्ग बाधित। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें बाधित। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे बने हालात। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। मौसम विभाग ने आज के लिए कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के जारी किया है अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट। 12वीं तक के सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों में घोषित किया गया अवकाश। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।